नमस्कार, गीता आईएएस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज क्लास 91 है, सॉरी 51 है, यानी 51। आज हमको पढ़ना ये है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, समानता क्या होता है। अभी हम जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सबका एटीट्यूड से लिंक कर रहे हैं सबको। तो आज हमें ये समझना है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, क्या समानता होता है। तो एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल, एक कहानी वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि एक रिया जो है, रिया नाम की लड़की है और एक कबीर नाम का लड़का है। रिया को जो है बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक था। वो हर खाली वक्त में रंगों से खेलती थी। दीवारों पर स्केच बनाना, ठीक है, दीवारों पर स्केच बनाना, रंगों से खेलना, वो बचपन से ऐसा करती थी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो रुचि है, उसकी जो है पेंटिंग में रुचि थी। रिया की पेंटिंग में रुचि थी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही थी। रुचि यानी क्या, इंटरेस्ट था उसका। और कबीर जो है, कबीर को पेंटिंग में मज़ा नहीं आता था। लेकिन हुआ क्या कि एक बार वो आर्ट क्लास में चला गया। उसे ज़बरदस्ती भेजा भी गया था, तो वो चला गया। तो वहाँ जाकर उसने इतने सटीक और सुंदर चित्र बनाए कि सब दंग रह गए। उसने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई। उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था। लेकिन आर्ट क्लास में जाने के बाद जब उसने बनाया तो इतना सटीक बनाया कि लोग देख के औचक्के रह गए कि यार इतना बढ़िया कैसे बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास एप्टीट्यूड था, यानी स्वाभाविक योग्यता थी उसके पास। पेंटिंग भले रुचि नहीं थी, लेकिन उसके पास स्वाभाविक एप्टीट्यूड था पेंटिंग की। लेकिन रिया को उसमें पेंटिंग में रुचि थे, इसलिए वो रंगों से खेलती थी, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रिया को इंटरेस्ट था, पर यह ज़रूरी नहीं है कि उसका काम उतना बढ़िया हो। कबीर का एप्टीट्यूड था, भले ही वो उसे पसंद ना करता हो ड्राइंग में। तो यही एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का फ़र्क है। अब इसको आसान तुलना करेंगे पॉइंट वाइज, ताकि समझ में आए और अच्छे से। पहले तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, सिंपल सा फिर से रिवीजन, कि किसी काम को करने की स्वाभाविक योग्यता, वही होती है एप्टीट्यूड। इंटरेस्ट क्या होता है, किसी काम को करने की इच्छा या लगाव होना। तो ये कैसे आता है, एप्टीट्यूड कैसे आता है, जन्मजात होता है, कम अभ्यास में भी उभर आता है। अभ्यास कम भी हो तो भी उभर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे आता है, जैसे भावनात्मक जुड़ाव से, एक्सपोजर से। अभी हम आगे समझेंगे सारा एक्सपोजर वगैरह कैसे होता है। और एप्टीट्यूड कब होता है, जब व्यक्ति बिना सीखे भी अच्छा कर ले। और इंटरेस्ट कब होता है, जब व्यक्ति को काम में मज़ा आता है, तब इंटरेस्ट बढ़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एप्टीट्यूड में कोई बच्चा बिना सीखे बढ़िया गाना गाने लगे। और इंटरेस्ट में एग्जाम्पल कि किसी को संगीत सुनने और सीखने में मज़ा आता है, तो ये उसका इंटरेस्ट है संगीत में। परिणाम क्या होगा एप्टीट्यूड में, कि प्रदर्शन जो है उच्च प्रदर्शन करेगा जो एप्टीट्यूड वाला रहेगा। और इंटरेस्ट वाला क्या होगा, उसको प्रेरणा मिलती रहेगी, मोटिवेट होता रहेगा। तो अब हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में समानता है क्या, वही सेम वाली समानता है जो पहले से चली आ रही है, कि दोनों करियर में दिशा तय करने में मदद करेंगे, दोनों को समय के साथ निखारा जा सकता है, दोनों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही होगा, यही यहाँ पे भी होगा, ठीक है, सेम चीज़ें होंगी। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड जो है, आप किस में नैसर्गिक रूप से अच्छे हैं, यानी प्राकृतिक रूप से किस में अच्छे हैं उसको दिखाता है। और इंटरेस्ट आपको किस में मज़ा आता है वो होता है, ठीक है। तो सफलता वही होती है जहाँ दोनों मिलते हैं, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों। अगर जहाँ जिसको इंटरेस्ट है और उसका एप्टीट्यूड भी वैसा है तो कमाल कर देगा। लेकिन जिसका एप्टीट्यूड ड्राइंग का है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अगर उस फील्ड में धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहेगा बिना इंटरेस्ट का भी, तो ठीक करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करेगा या खुश नहीं रहेगा। अब हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड और स्किल में अंतर क्या है और समानता क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है। एप्टीट्यूड और स्किल यानी कौशल, इसमें क्या अंतर, एक कहानी के ज़रिए समझेंगे। एग्जाम्पल, एक स्कूल में प्रतियोगिता होती है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स का प्रतियोगिता एक स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। एक आरव नाम का लड़का है, एक आरव और सना नाम की लड़की है।
आरव को कभी रोबोट बनाना नहीं सिखाया गया था। आरव को रोबोट कभी नहीं बनाना सिखाया गया था, लेकिन जब उसे पार्ट्स मिले तो वो खुद से समझ गया कि कौन सा तार कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सेंसर कैसे काम करता है उसे बिना सिखाए जीचे जल्दी पकड़ ली। थोड़ा बहुत उसको हिंट किया गया, वो धीरे धीरे तुरंत तुरंत वो सारी चीज़ें करने लगा, क्यों ऐसे करके। तो ये था उसका एप्टीट्यूड, यानी स्वाभाविक योग्यता। उसमें उसका एप्टीट्यूड था उनको इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, रोबोटिक्स को लेके। इसका मतलब ये था उसका लॉजिकल रीजनिंग बहुत तेज था। उसको बस हल्का सा हिंट किया जाता था, वो चीज़ों को देख के समझ लेता था कि कैसे ये वर्क करेगा। और वहीं सना ने कोडिंग की क्लासेस ली थी। उसने दिन रात अभ्यास किया था, उसे पता था कि कौन सा कोड कहाँ लगता है। उसने रोबोट को परफेक्ट बना भी दिया। तो ये थी उसकी स्किल, यानी सीखी हुई क्षमता। एक होता है एप्टीट्यूड, एक स्किल होती है सीखी हुई क्षमता। यानी स्किल जो है सीखी हुई है, एप्टीट्यूड क्या है, जन्मजात है। उसको थोड़ा बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप ही निखर आता है, लेकिन स्किल पे काम करना पड़ता है लंबे टाइम तक। इसीलिए सना ने क्या है, रोबोट को परफेक्ट बनाने के लिए कोडिंग क्लासेस ली थी। उसने दिन रात अभ्यास किया था, उसे कौन सा कोड कहाँ लगाना है ये सारी चीज़ें उसने सीखी थी, तब जाकर उसने एक रोबोट को परफेक्ट बनाया। लेकिन आरव का केस क्या था, उसको बस हल्का सा हिंट किया जा रहा था और वो तुरंत सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से रोबोट को तैयार किया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अभी एप्टीट्यूड और स्किल में अंतर क्या है मेन, इसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो एप्टीट्यूड का मतलब वही कि किसी काम को जल्दी और सहजता से सीखने की प्राकृतिक योग्यता। और स्किल क्या है, किसी काम को अभ्यास और प्रशिक्षण से सीखी गई क्षमता अर्जित की जाती है, ये होती है स्किल। कैसे आता है, एप्टीट्यूड तो जन्मजात आता है, लेकिन स्किल क्या होती है, अभ्यास, ट्रेनिंग और अनुभव से आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एप्टीट्यूड में अगर कोई बच्चा बिना सिखाए अच्छे चित्र बना ले तो वो उसका एप्टीट्यूड है, कह सकते हैं आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड उसका है। लेकिन स्किल, किसी ने चित्रकला का कोर्स किया है और उसमें निपुण हो गया है, ये उसका स्किल है, उसने सीखा है उसको। एप्टीट्यूड को जो है पकड़ा जा सकता है, निखारा जा सकता है, स्टेबिलिटी होती है, लेकिन स्किल को बार बार करके विकसित किया जाता है। ठीक है, समानताएं वही सेम, सिमिलैरिटीज़ वही होंगी कि दोनों किसी काम को करने की क्षमता से जुड़े होते हैं और दोनों करियर में सफलता के लिए ज़रूरी है और दोनों को निखारा जा सकता है। ये था एप्टीट्यूड और स्किल में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़। तो कहानी का जो अंत होता है तो उसमें आरव ने अपने एप्टीट्यूड के दम पर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, सना ने अपने कोडिंग स्किल से गूगल में इंटर्नशिप पा ली। तो बाद में दोनों ने मिलकर एक साथ स्टार्टअप शुरू किया जो बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट और स्किल ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड बताता है आप किस में तेज हो, स्किल बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड से आप दिशा चुनते हो, स्किल से आप उस रास्ते पर चलते हो। तो ये यूँ कहें कि अगर सफल करियर के लिए दोनों का मेल ज़रूरी है, दोनों के बिना अधूरा है ये। अब हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, स्किल के बीच अंतर और समानता को समझता है। अब सबको कंपेयर करेंगे एक साथ, सबको एक एग्जांपल के थ्रू। कहानी के वाला एग्जांपल है, एक स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया, स्कूल में सबको एक प्रोजेक्ट दिया गया। प्रोजेक्ट था कि एक सोलर कार बनाना है, ये प्रोजेक्ट था। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, कहानी क्रिएट कर रहे हैं, उससे समझेंगे। 6 स्टूडेंट हैं, एक स्कूल है, उसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है और ये प्रोजेक्ट ये है कि सोलर कार बनाना है। ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने वाला कार। 6 स्टूडेंट है, पहला है स्टूडेंट है विक्रम। उसने बिना सिखाए इंजीनियरिंग डायग्राम बना लेता था वो। विक्रम जो है बिना सिखाए ही इंजीनियरिंग डायग्राम बना लेता था, तो ये उसका एप्टीट्यूड था। ईसा थी एक, ठीक है, जो चीज़ें जल्दी पकड़ती थी, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती थी जल्दी, तो वो इंटेलिजेंस था उसका। करण जो सोलर कार की पूरी थ्योरी जानता था, तो उसका नॉलेज था वो। आदित्य एक नाम का है, तो उसने जो है सर्किट को गहराई से समझा और दूसरों को भी समझाया, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। एक नाम थी साक्षी, उसने जो है टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी उसकी, तो इंटरेस्ट था उसका। यानी सना, एक सना थी, उसे वायरिंग और स्क्रू ड्राइवर चलाना अच्छे से आता था, तो ये उसका स्किल था।
तो इस पूरी टीम ने अपनी अपनी विशेषता से प्रोजेक्ट को सफल बनाया। क्यों? क्योंकि एक का एप्टीट्यूड है, एक का इंटेलिजेंस है, एक का नॉलेज है, एक का अंडरस्टैंडिंग है, एक का इंटरेस्ट है, एक का स्किल है। तो जब सबको समेट देंगे, सबको एक जगह, तो सब टीम कहते हैं टीम वर्क से सारी चीज़ें अच्छे से उन्होंने कर ली, वो सोलर कार बना ली उन्होंने। तो ये बताने का मतलब क्या था? ये बताने का मतलब ये था कि ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, इन सबके समावेशन से, इन सबके मेल से एक बेहतर करियर और बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। सब कोई अलग अलग नहीं, किसी में ये है तो कोई किसी में वो नहीं है, ये नहीं, सब में संतुलन बनाना ज़रूरी है। अब तुलना करेंगे इन सब का, जैसे एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट और स्किल का। तो सरल मतलब एप्टीट्यूड का पता है, नैसर्गिक योग्यता किसी काम में। इंटेलिजेंस क्या है? जल्दी और सही सोचने की क्षमता। नॉलेज तथ्य और सूचना का संग्रह होता है। अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की गहराई, कनेक्शन। इंटरेस्ट क्या है? किसी चीज़ के प्रति लगाव। स्किल क्या है? अभ्यास से सीखी हुई क्षमता। कैसे आता है एप्टीट्यूड? कैसे आता है? वो जन्मजात होता है। इंटेलिजेंस कैसे होती है? आंशिक जो है जन्मजात होता है, लेकिन अनुभव से आता है। नॉलेज पढ़ाई और अनुभव से। अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एनालिसिस से, सोचने से, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने पे, बार बार आदत डालने, सोचने की आदत डालना। इंटरेस्ट कैसे आता है? भावनात्मक स्तर पे होता है ये इंटरेस्ट। स्किल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आती है। ये सारी चीज़ें इसकी तुलना है। तो उदाहरण क्या है एप्टीट्यूड का? जैसे बच्चा बिना सिखाए चित्र बना ले। इंटेलिजेंस क्या है? कोई समस्या तुरंत हल कर ले। नॉलेज क्या है? किताब से सोलर पैनल के फैक्ट याद कर ले। अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्यों और कैसे सोलर पैनल काम करता है। इंटरेस्ट क्या है? किसी को विज्ञान में मज़ा आने लगे। स्किल क्या है? सोलर कार बनाना सीख जाना ट्रेनिंग से। तो एप्टीट्यूड जो है दिशा दिखाता है, इंटेलिजेंस निर्णय क्षमता बढ़ाता है, नॉलेज क्या आता है? बेस तैयार करता है, अंडरस्टैंडिंग क्या करता है? ज्ञान को जिंदा करता है, इंटरेस्ट क्या करता है? प्रेरणा देता है, आपको मोटिवेट करता है, स्किल क्या करता है? काम को अंजाम देता है। तो अब हमको सिमिलैरिटीज़ देखनी है कि दोनों में, इन सब में सिमिलैरिटीज़ क्या है, कौन किससे किससे जुड़ता है और समानता क्या है। जैसे एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या है? दोनों बताते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और किस में आप नैसर्गिक रूप से अच्छे हैं, ये एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बताता है। नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है? ये एक चीज़ को जानना और उसे गहराई से समझना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी चीज़ को जानना हो, उसको समझना हो, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इंटेलिजेंस और स्किल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बुद्धि से निर्णय लेकर जो है कौशल से उसे अंजाम दिया जाता है, ठीक है। और स्किल प्लस अंडरस्टैंडिंग, यानी बिना समझ के स्किल अधूरी होती है। जैसे कोई मशीन चला रहा हो तो, पर कैसे चल रही है नहीं जानता है, तो स्किल और अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है किसी मशीन को चलाने के लिए। ये था इनका पूरा का पूरा जुड़ाव एक दूसरे से, ठीक है। ये हो गया, ये आपको एप्टीट्यूड पूरा पढ़ाने के लिए आपका पूरा बेस बनाया जा रहा है कि एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। पूरा बेस तैयार हो रहा है आपका एप्टीट्यूड समझने के क्रम में, ठीक है। तो समानताएं भी हो गई। अब हमको इनका हायरार्की समझना है, स्तरीकरण, हिंदी में इसको स्तरीकरण बोलते हैं। हायरार्की समझना है कि कौन पहले आता है, ठीक है। एक हायरार्की समझना ज़रूरी है। इसमें पहले कहते हैं ना कि किसी पेड़ को अगर बनाना है, तो बीज डालना पड़ेगा। तो बीज क्या है? बीज यहाँ पे इंटरेस्ट है, बीज यहाँ पे इंटरेस्ट है। और फिर जब बीज धीरे धीरे उसमें पौधा बनने के क्रम में होगा, तो फिर जड़ क्या होगा? जड़ होगा उसका एप्टीट्यूड। फिर तना आएगा, तो तना क्या है? इंटेलिजेंस। ये हायरार्की है। फिर पत्ते आएंगे, तना आएगा तो फिर शाखाओं में पत्ते लगेंगे, तो पत्ते क्या है? नॉलेज। फिर बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी तो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग। शाखाएं जो है, बड़ी बड़ी शाखाएं जो है अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसमें फल आएगा पेड़ में, तो फल क्या है? स्किल है। ये है हायरार्की, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। इसके धीरे धीरे ये पूरी हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि बिना बीज के पेड़ नहीं उगता है, ठीक है। तो और बिना जड़ों के पेड़
खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो है काफ़ी मायने रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम इसको। एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा है, सिंगर बनना चाहता है। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट आता है। पहले पहले क्या होता है, उसे गाने में मज़ा आता है। एक बच्चे को पहले गाएगा, गुनगुनाएगा, सुनेगा कहीं टीवी पे, रेडियो पे किसी को गाते हुए सुनेगा, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। फिर क्या होगा, वो सुर आसानी से पकड़ लेता है। अगर मान लीजिए वो सुर आसानी से पकड़ ले, तो उसका एप्टीट्यूड यानी म्यूज़िकल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है। तो उसका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आसानी से सुर पकड़ ले रहा है। फिर क्या आएगा, वो जो है संगीत को जल्दी समझता है और गाना इम्प्रूव करना है ये सोच पाता है कि गाना इम्प्रूव कर ले। तो क्या है ये, इंटेलिजेंस उसकी म्यूज़िक को लेके, कि उनने गाना सुना, फिर उसको लगा कि नहीं कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहिए इसमें, तो तुरंत उसने एनालाइज करके कहा कि इसको इम्प्रूव करेंगे, तो उसका इंटेलिजेंस शो करता है। फिर क्या होता है, फिर क्या आता है, नॉलेज। उसे राग ताल संगीत का इतिहास पता है, मतलब म्यूज़िक का इतिहास उसको पता है। फिर क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब वो बच्चा जानता है कि कौन सा राग कब और कैसे गाया जाए, उसको समझ है इस बात की। फिर आएगा स्किल। अब वो मंच पर गाना जो है गा पाता है, तो सुर ताल में जो है प्रस्तुति के साथ वो परफॉर्म करता है। तो क्या है, पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर क्या है, फिर एक देखा जाएगा कि उसका एप्टीट्यूड इंटरेस्ट से मिल रहा है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड एक साथ मिल गए तो धमाल कर देगा, बवाल कर देगा पूरा। ठीक है, तो इंटरेस्ट देखा जाएगा, फिर एप्टीट्यूड आएगा, उसके बाद इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, देन स्किल। अब सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट जो बीज है वो कैसे क्या होती है, ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट फॉर्मेशन, जो रुचि कैसे बनती है इसको समझना है। उससे पहले ये समझेंगे कि रुचि होती क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि इंटरेस्ट जो है किसी विषय, कार्य या चीज़ के प्रति भीतर से आने वाला आकर्षण और उसे बार बार करने की इच्छा, यही रुचि है, यही इंटरेस्ट है। फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी विषय, कार्य या चीज़ के प्रति भीतर से आने वाला आकर्षण, उसे बार बार करने की इच्छा, यही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन आसान भाषा में कि इसका डेफिनेशन ये है कि किसी विषय, कार्य या चीज़ के प्रति भीतर से आने वाला आकर्षण और उसे बार बार करने की इच्छा, यही रुचि है। कैसे बनती है इंटरेस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, हमको इस पे काम करना है अभी। इंटरेस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो पहले तो बोला जाएगा कि अगर इंटरेस्ट फॉर्मेशन की बात आती है तो कुछ लोग बोलेंगे कि जो जानकार लोग हैं वो तो यही बोलेंगे कि रुचि एक दिन में नहीं बनती है, ये मन, अनुभव, भावना और वातावरण के मेल से बनती है। ये यही बोलेंगे ऐसे, और यही है भी कि रुचि एक दिन में नहीं बनती है। आपके मन, आपके अनुभव, भावना और वातावरण के मेल से ही तैयार होती है रुचि। इंटरेस्ट फॉर्मेशन के 5 स्टेज हैं, 5 स्टेज। हम एक एक स्टेज को समझेंगे अभी, एक स्टेज को। इंटरेस्ट फॉर्मेशन के 5 स्टेज है। ठीक है, पहला स्टेज क्या है, एक्सपोजर। क्या होता है एक्सपोजर, क्या होता है, यह पहली बार किसी विषय से सामना होता है। जैसे किसी XYZ टॉपिक है, उससे सामना हो गया, किसी व्यक्ति से सामना हो गया, किसी चीज़ से सामना हो गया। एक्सपोजर का मतलब होता है संपर्क, हिंदी में पहली बार किसी से सामना होना। ठीक है, मान लीजिए बच्चा पहली बार म्यूज़िक क्लास जाता है, तो क्या हुआ, उसको म्यूज़िक क्लास से एक्सपोजर मिला, उसको म्यूज़िक क्लास में गया तो उसका संपर्क हुआ म्यूज़िक क्लास से। दूसरा होता है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, सवाल उठते हैं, मन में सवाल उठता है कि ये क्या है। जैसे म्यूज़िक क्लास गया तो बच्चे के मन में सवाल उठा ना कि ये क्या है, तो बच्चा पूछता है ये सुर कैसे बना, गाना कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें उसके मन में आ रही हैं। ये होती है जिज्ञासा। दूसरा स्टेज है ये इंटरेस्ट फॉर्मेशन का। तीसरा स्टेज क्या आता है, इंगेज होना यानी इंगेजमेंट, संलग्नता। क्या होता है ये होता है कि उस चीज़ में शामिल होना या उसे करना, यानी वह गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। मतलब म्यूज़िक क्लास गया, फिर उस चीज़ में वो शामिल होने लगा, फिर उसे करने भी लगा, तो गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। ये होता है इंगेजमेंट एक चीज़ में।
चौथी स्टेज आती है इंजॉयमेंट यानी आनंद। क्या होता है? जब वो काम करके उसको खुशी महसूस होने लगे, जैसे उसे मंच पर जो है गाकर मज़ा आने लगे, वो सिंगिंग करने लगा, वो प्रैक्टिस करने लगा, वो मंच पे गा रहा है तो उसको आनंद आ रहा है। तो पांचवा स्टेज क्या है? कमिटमेंट, समर्पण। यानी अब वो कहता है मुझे गायक ही बनना है। जैसे कमिटमेंट होता है ना कि मुझे यही करना है, अब मुझे यही करना है, तो बच्चा कहता है मुझे गायक ही बनना है, अब रोज़ अभ्यास करूँगा, संगीत पे अध्ययन करूँगा, ये सारी चीज़ें। तो ये पांचों चीज़ मिल के इंटरेस्ट फॉर्मेशन करती हैं, इंटरेस्ट बनाती हैं किसी चीज़ में। एक्सपोजर, संपर्क, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंगेजमेंट, संलग्नता, इंजॉयमेंट यानी आनंद, कमिटमेंट यानी समर्पण। ये पांचों चीज़ मिल के एक इंटरेस्ट बनाती हैं किसी चीज़ में। मान लीजिए आपको संगीत में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आपको पहले एक्सपोजर दिया जाएगा। आप गए म्यूज़िक क्लास में, जो अभी एग्जांपल चल रहा था, म्यूज़िक क्लास में गए, फिर आप पूछते हैं कि सुर कैसे बना, गाना कैसे सीखते हैं, फिर आपने गाना प्रैक्टिस शुरू किया, फिर मंच पे गाने लगे, फिर आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है क्योंकि इंटरेस्ट आ गया आपको। ठीक है, ये पांचों चीज़ मिल के आपका इंटरेस्ट फॉर्म कर देती हैं किसी चीज़ को लेके। एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, एंगेजमेंट, एंजॉयमेंट, कमिटमेंट, ये 5 चीज़ें होती हैं। अब हमको ये समझना है कि इंटरेस्ट के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें जो है भूमिका निभाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, यानी फैक्टर क्या होते हैं, कौन से फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर तो यही है बायोलॉजिकल एलिमेंट, यानी जैविक तत्व। किसी काम में दिमाग का अलर्ट रहना, इसका मतलब है कि किसी काम में अगर आपका दिमाग अलर्ट रहता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चों का दिमाग जो है जल्दी चित्रों पर रिएक्ट करता है, जैसे आर्ट इंटरेस्ट होता है उनका। आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट होगा तो आपका दिमाग ज़्यादा अलर्ट रहेगा। आपको कुछ खाने पीने में इंटरेस्ट होगा ज़्यादा तो उस पर अलर्ट हो जाता है। तो ये जैविक फैक्टर भी होते हैं। परिवार और वातावरण मायने भी रखता है। जैसे घर में जो चीज़ें दिखती हैं वहाँ से आप मोटिवेट हो जाते हैं। आसपास जैसे आपका माहौल कह सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। मान लीजिए कोई देश जो है सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, या कम्युनिस्ट है, इस तरीके का, या आपके पास आपके वातावरण में आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो पूरा है साइंस से जुड़ी हुई सारी बातें हो रही, तो आपका टेम्परामेंट भी वैसा डेवलप होगा। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, आसपास चीज़ें हो रही हैं, तो आपका इंटरेस्ट फॉर्मेशन बिल्कुल वैसा ही जाएगा। ठीक है, तो किसी भी देश का विकसित देश बनना, या किसी देश का गरीब देश रह जाना, या किसी का मानसिक क्षमता ऊपर हो जाना और किसी का मानसिक क्षमता एकदम दो गौड़ी का रह जाना, ये इन्वायरमेंट पे बहुत मायने रखता है। आप कहाँ हैं, किन लोगों के बीच में है, क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसीलिए जब हम ये सोच लीजिए कि अगर कोई गरीब देश है या विकासशील देश है, तो ये अनुमान मत लगा लीजिएगा कि उस देश में सभी लोग अमीर होंगे। ये निश्चित है कि वहाँ पे जितने, अगर देश गरीब है तो वहाँ के अधिकांश जो नागरिक हैं वो गरीब ही मिलेंगे, अमीर नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे जो है आपको अपॉर्चुनिटी उतनी मिलेगी नहीं, क्योंकि व्यवस्था उतना होता नहीं। तो परिवार और वातावरण, जैसे घरों में जो चीज़ें दिखती हैं वहाँ से प्रेरणा मिलती है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता इंजीनियर है, तो बच्चा क्या होगा, अब उसके ऊपर का ही चीज़ें सोचेगा, वो तो डाउनग्रेड तो सोचेगा नहीं, तो टेक्निकल चीज़ों में रुचि लेगा। पांचवा फैक्टर होता है एजुकेशन और टीचर्स, यानी अच्छा शिक्षक किसी विषय को रोचक बना सकता है। अच्छा जो एजुकेटर होगा, टीचर होगा, वो किसी बोरिंग विषय को भी इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो इतिहास पढ़ने का तरीका जो है कहानी जैसा हो तो बच्चा जो है रुचि लेने लगता है। वही पुराना तरीका अपना लो इतिहास का, वही डेट फैक्ट बताने लगो तो वो बोर होकर के सो जाता है। वही आप उसको इतिहास अगर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, जैसे एक्ट करें ना। आप टीचर को एक जोकर बनना पड़ जाता है, टीचर को जोकर बनना ही पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को अगर समझाना है उनको। तो अब वो साई टाइप का, अगर बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का अगर टीचर है तो वो क्या पढ़ाएगा। बाहर इंट्रोवर्ट रहे, लेकिन जब वो स्टेज पे है तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। टीचर को परफॉर्म भी करना पड़ता है, पढ़ाने का जो परफॉर्मेंस है तो देना ही है, लेकिन उसको एक्ट भी करना पड़ जाएगा ताकि इंटरेस्ट जगे पहले तो।
एक तरीके से जोकर बनना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, ताकि सामने वाला इंटरेस्ट पैदा करे, इंटरेस्ट हो उसको। चौथा फैक्टर ये होता है इंटरेस्ट जगाने का कि आपको सक्सेसफुल होने का अनुभव हो, यानी किसी काम में जब सफलता मिलती है तो रुचि भी बढ़ती है। तो पहली बार कविता पढ़कर जब तारीफ मिलती है तो बच्चा जो है कविताएं लिखने भी लगता है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा तारीफ भी मिलता रहे कि हाँ आपने ऐसा किया, बढ़िया किया, तारीफ मिली, तालियां बज रही, तो आप मोटिवेट होते हैं। और पांचवा फैक्टर है एप्टीट्यूड, यानी किसी काम को नेचुरली आसानी से सीख लें, यानी वही में रुचि बन सकती है, उसी में रुचि बन सकती है। जैसे बच्चा कोडिंग जल्दी समझता है तो रुचि बढ़ जाती है उसकी, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ये सारे फैक्टर हैं। तो 5 फैक्टर है और 5 जो है कैसे इंटरेस्ट फॉर्म होता है उसके बारे में बताएं। तो इंटरेस्ट फॉर्मेशन के 5 स्टेज हैं: एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, एंगेजमेंट, एंजॉयमेंट, कमिटमेंट। और निर्माण में कौन कौन से फैक्टर काम रहते हैं: बायोलॉजिकल एलिमेंट, आपके परिवार की भूमिका, फैमिली और इन्वायरमेंट आसपास का, एजुकेशन, टीचर कैसे, एजुकेशन कैसे आपको मिली है, और आपको जब आप कुछ करते हैं तो आपको तारीफ मिलती है ना मिलती है, यानी सफलता का अनुभव बोलते हैं उसको, और आपका एप्टीट्यूड कैसा है। ये पांचों फैक्टर मिलके आपको इंटरेस्ट निर्माण में बहुत भूमिका निभाती है। ठीक है, ये मेन था इंटरेस्ट फॉर्मेशन के 5 स्टेज। मत भूलिएगा, इंटरेस्ट कैसे फॉर्म होता है उसका पूरा साइंस है पीछे। ये ऐसे नहीं होता है एक झटके में कि हमको इसमें इंटरेस्ट है उसका। तो हम इसको ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि रुचि जो है, इंटरेस्ट जन्मजात नहीं होती है, यानी पैदा होते ही नहीं होती है, उसे मौके और प्रोत्साहन से बनाया जाता है। इंटरेस्ट आप बोलते हैं ना कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, तो जन्मजात नहीं है, वो बनाया गया है आपके लिए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड के जो स्कूल में 6 साल की उम्र से ही बच्चों को जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, टेक्निकल चीज़ें हो गई, स्पोर्ट की चीज़ें हो गई, म्यूजिकल हो गया, उनको एक्सपोजर दिया जाता है। इतने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं बचपन में उनको? ताकि देखा जाए बच्चों को कि किस में उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, किस में वो ज़्यादा रुचि ले रहा है। जब वो देखते हैं कि हाँ कोई बच्चा स्पोर्ट में जा रहा है, उसको रुचि ले रहा है, कोई टेक्निकल चीज़ें, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक में दिख रहा है, तो फिर उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वो जब नोटिस कर लेते हैं तो उनसे पूछते हैं बच्चों से फिनलैंड में कि तुम्हें करना क्या अच्छा लगता है। तो इसी से बच्चों में रुचि का निर्माण शुरू होता है। स्कूलों में इतने बचपन में आपने भी पढ़ा होगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, 14-15 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, जीके, इंग्लिश, भूगोल, इतिहास, सारी चीज़ें। तो देखा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे तो पूछते नहीं कि आपको किस में रुचि है, भगा देते हैं मार के। तो एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि मान लीजिए एक नीलम नाम की लड़की है, उसको खेलों में पहले कोई रुचि नहीं थी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो है इंटरेस्ट फॉर्म कैसे होता है, इंटरेस्ट फॉर्मेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि नीलम है, कोई उसको खेल में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन जो है स्कूल में से उसके स्कूल में वुमेन क्रिकेट मैच होता है, महिला क्रिकेट मैच हुआ, वो देखने पहुँच गई नीलम। तो उसे जिज्ञासा हुई अंदर से, ठीक है, कि मैं क्यों नहीं खेल सकती, ऐसा कुछ। तो उसने प्रैक्टिस की, पहली बार कैच पकड़ा, मतलब खेलने लग गई और कैच भी पकड़ा, तो उसे बहुत मज़ा आने लगा। तो धीरे धीरे उसने जो है हर दिन प्रैक्टिस शुरू की। आज वो जो है आज फिर वो एक स्टेट की टीम में है। यानी यही स्टेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया है जो पहला 5 स्टेज बताया था। पहले एक्सपोजर, क्यूरियोसिटी, इंगेजमेंट, उसके बाद इंजॉयमेंट, फिर कमिटमेंट की हम करेंगे। अब इसको देखा जाएगा। अगर करना है कि अगर हमें बच्चों को जो है खुद को अलग अलग चीज़ों से जोड़ें, बच्चों को खुद को अलग अलग चीज़ों से जोड़ना चाहिए, उनमें जिज्ञासा जगानी चाहिए, उनको एक्सपोजर देना ज़रूरी है, ताकि हम समझ पाए कि बच्चे को करना क्या है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब जो नाटक चल रहा है ना, एक फिल्म का सीन होता है ना कि तारे ज़मीन पर, जिसमें आमिर खान जो है बच्चे के बाप को सिखा रहा होता है, पिता को सिखा रहा होता है कि देखो 5 उंगली है,
बीच वाली उंगली बड़ी लग रही है, सब उंगली एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन सभी लोग जो है उंगलियों को खींच खींच के एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब भले उंगली टूट के उखड़ के बाहर ना आ जाए, बाहर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सबको उसी रेस में दौड़ना है कि बगल पड़ोसी के लड़के ने क्या कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। ये नाटक जो है आम घरों में देखने को मिलता है, बेसिकली बोल सकते हैं जाहिलियत देखने को मिलता है। पेरेंटिंग आती नहीं और बच्चा पालने लगते हैं, फिर बच्चा कैसा तैयार होगा सबको पता है। हम ये समझेंगे कि एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, स्किल जो पढ़ा है उसका एनालिटिकल पार्ट क्या है, मतलब हमारे जीवन में कहाँ काम आते हैं, क्यों ज़रूरी है, इनकी तुलना ज़रूरी है। हमने 6 मानसिक एवं व्यक्तिगत क्षमताओं को समझा है अभी, तो इनका विश्लेषण करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शिक्षा, कैरियर और विकास की नींव बनाते हैं। ठीक है, ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों करता है। तो इसका तालमेल तय करता है कि कितना व्यक्ति, कितना सफल होंगे, कितने संतुष्ट और प्रोडक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, इसके बारे में क्या करता है, किनसे जुड़ा है, ये हमने बता दिया। तो हम बस ये कहेंगे कि इंटरेस्ट जो है मोटिवेट करता है, एप्टीट्यूड मार्ग बताता है किधर जाना है हमें, इंटेलिजेंस दिशा देती है, नॉलेज उसे जानकारी देता है कि तुम्हें इनमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग जो है गहराई से जुड़ी होती है, और स्किल जो है वास्तविकता में बदल देता है उस चीज़ को, सारी चीज़ें करके। जब हम नॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ी भूमिका है। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ये सिखाने की कोशिश करता है कि केवल रटना नहीं है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही सैलेंसर और रैंचो वाली 3 इडियट मूवी, सैलेंसर जो है 18 घंटे रट्टा मारता था, तो वो नहीं करना है, समझना भी है। करियर चयन में काफ़ी भूमिका निभाता है। अप्लाइड ये एनालिटिकल है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट जो है करियर चयन में, आपको कौन सा करियर चुनना है। एप्टीट्यूड तय करता है क्योंकि जन्मजात होता है, तो जो अच्छा लगे, जिसमें काबिलियत हो, वो करना है। एजुकेशन पॉलिसी, इंटरेस्ट और स्किल, इंटेलिजेंस और स्किल, ये जो है एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी हेल्प करती हैं, जैसे सोचने और उसे लागू करने की क्षमता में। स्किल और अंडरस्टैंडिंग कैसे करती हैं, ट्रेनिंग में काम आती हैं काफ़ी, ये प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी काम आ सकती हैं। और इंटेलिजेंस और नॉलेज प्लस इंटरेस्ट, ये कठिन सोच और जानकारी और प्रेरणा से जुड़ी हुई है। तो यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीज़ें काम आती है, जैसे आपका नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, आपका इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इस फील्ड में काम आ सकती हैं। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट भी देखना है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हमने इस पे बात करी है पहले। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसमें क्या है, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस जुड़ा हुआ है, मेन चीज़। ठीक है, इसमें ये बोला जाता है कि हर व्यक्ति अलग तरह से बुद्धिमान होता है, सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। 5 तरीके बताए थे इसमें इंटेलिजेंस में, नीचे कमेंट्स में बताएंगे, कौन जिन जनों ने किया होगा वो बताएंगे। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, यानी स्किल, शिक्षा की 3 मुख्य सीढ़ियाँ हैं, ये बताता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये थ्योरी है। गैगनेस लर्निंग मॉडल, जिसमें एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट यानी स्किल डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी कौशल बनाता है, जब मन व दिमाग दोनों तैयार हो। इसके बारे में हमने पढ़ा है, जो पिछली क्लासेस नहीं देखे होंगे उसने देख ले। तो हम कंक्लूड करेंगे इन सब चीज़ों को, तो ये बोलेंगे कि अगर केवल इंटरेस्ट है पर एप्टीट्यूड नहीं है तो मन लगेगा पर सीख नहीं पाएंगे। अगर केवल नॉलेज है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो रट्टा होगा, विकास नहीं होगा। अगर स्किल नहीं है तो आप जो भी जानते हैं वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे,
आप जानते भले हैं लेकिन स्किल नहीं है कि कैसे पहुँचाएं उसको, तो नहीं पहुँचा पाएंगे। अगर इन सब में संतुलन हो तो व्यक्ति, अगर इन सब में संतुलन हो, बैलेंस हो, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपका लाइफ में असली सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि इन सब का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ काम आते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट, ये क्यों महत्वपूर्ण है इथिक्स में, इथिक्स में क्यों महत्वपूर्ण है इथिक्स के पेपर में। मान लीजिए किसी भी अफसर के अंदर जो है सेवा भाव या पब्लिक गुड में रुचि होना ज़रूरी है। बिना रुचि के अफसर सिर्फ फाइल निपटाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक IAS अफसर जो ट्राइबल अफेयर में रुचि रखता है, ट्राइबल अफेयर्स में रुचि रखता है, वो जाकर बस्तर या नॉर्थ ईस्ट राज्यों में फ़र्क ला पाता है, ला सकता है। तो ये इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इथिक्स में क्यों ज़रूरी है कि कोई ऑफिसर है उसके अंदर ये रुचि तो होनी चाहिए कि वो जिस ट्राइबल अफेयर में अगर रुचि रखता है तो वहाँ पे जाके वो बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर करने की कोशिश करेगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया का हो गया, बस्तर के इलाका हो गया जो बहुत ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ बेहतर करेगा। तो होना ज़रूरी है इंटरेस्ट का, उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए उसके अंदर। तो एथिक्स के एंगल से हमको ये समझना है कि हर अफसर की एक नेचुरल योग्यता होती है। जैसे कोई क्राइसिस संभालता है, कोई डेटा मैनेज कर सकता है, तो इथिक्स में एप्टीट्यूड परख कर ही सही जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर किसी का एप्टीट्यूड फील्ड कोऑर्डिनेशन में अच्छा है तो उसे साइट ऑफिसर बनाया जाता है, तो जो सही डिसीजन ले। कहीं किसी जो उत्तराखंड के इलाके हैं, जो प्रौढ़ इलाके हैं, जहाँ पे जो है वल्नरेबल एरिया ज़्यादा है, वहाँ डिजास्टर होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर किसी का फील्ड कोऑर्डिनेशन वाला एप्टीट्यूड है तो उसे उस साइड पे साइड ऑफिसर बनाया जा सकता है, तो डिसीजन अच्छा ले सकता है, सही निर्णय लेगा तो लोगों की जान बचेगी। तीसरा है इंटेलिजेंस। इथिक्स में क्यों ज़रूरी है, एप्टीट्यूड तभी काम आएगा जब डिसीजन मेकिंग में इंटेलिजेंस हो। ठीक है, एप्टीट्यूड तभी काम आएगा जब डिसीजन मेकिंग में इंटेलिजेंस हो, यानी एथिकल डिलेमा को समझने, परखने और हल करने की क्षमता तो होनी चाहिए उसके अंदर। अगर नैतिक दुविधा हो गई उसको कोई, तो फिर उसको समझने परखने में कोई डिसीजन कैसे लेगा, वो उसको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक किसी अफसर को भ्रष्ट नेता का दबाव है, कोई ऑफिसर है, भ्रष्ट नेता का उस पर दबाव है, तो वो कैसे एथिकली एग्जिट निकाले, मतलब अपने लिए कैसे वो एथिकली एग्जिट निकाल ले, मतलब सही भी काम हो लेकिन वो बाहर भी निकल जाए। इसी के लिए रॉ इंटेलिजेंस प्लस EQ दोनों होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, आपका इंटेलिजेंस ज़बरदस्त होना ज़रूरी है, जो उस समय मेन सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, तो आपको एक वहाँ से एग्जिट तो लेना है, लेकिन एथिकल एग्जिट लेना है। ये नहीं कि नेता बोला तो उसको फ़ोन घुमा के 4 गाली धमकी दे दे, ये नहीं करना है। मैनेज करना है, परसुएट करना है बेसिकली उन लोगों को। तो चौथा क्या है, नॉलेज। प्रैक्टिकल रोल क्या है इसका, कि एक अफसर को न केवल कानून, पॉलिसी, RTI, बजटरी कंट्रोल या HR रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसे एथिकली प्रयोग करने की समझ भी होनी चाहिए। नॉलेज तो है, ज्ञान तो है उसके पास ये सारी चीज़ों का, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट करेगा तभी तो सीखेगा वो। अब मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है, RTI एक्ट क्या है वो जानता है लेकिन उसे समझता नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने में विफल रहेगा। जानता तो है, अच्छा इसमें ये सेक्शन में ये लिखा हुआ है, सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है, सब क्लॉज में ये है, सारी चीज़ें सब जानता है, लेकिन उसकी समझ नहीं है उसको। तो जब बात आएगी अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी की, तो वो लैग कर जाएगा उसमें। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग। क्यों इम्पोर्टेंट है ये एथिक्स में, अब किसी मुद्दे के मानव पक्ष को समझना हो, एम्पैथी और जो सेंसिटिविटी को विकसित करना है, अगर वो नहीं समझ पाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ज़रूरी है, ये सारी समझ होना ज़रूरी है। छठा है स्किल, ग्राउंड पर काम करना। आप में नॉलेज है, आप में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो, पर ग्राउंड पर कौशल से काम नहीं लिया, स्किल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जब आप DM SDM बनते हैं तो आपको पहले किसी DM के अंडर में आपको उसको असिस्ट करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है कैसे काम हो रहा है। ठीक है, ताकि अब आप में वो स्किल आ जाए कि कैसे काम होता है।
ठीक है। तो इसमें आप में डिजास्टर पॉलिसी की समझ है, पर ग्राउंड पर एसओपी लागू करने पर कौशल नहीं है। ग्राउंड पर उन सब चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं आप, उन स्कीम्स को ढंग से। तो क्या होगा, लोगों की जानें चली जाएंगी डिजास्टर पॉलिसी को ढंग से अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो। यही सारी चीज़ें इसमें है। तो अगर ये 6 चीज़ें किसी सिविल सर्वेंट में संतुलित रूप से रहेगा, अगर है, तो वो वही बनेगा, तो वही कहलाएगा कर्मयोगी। समझ में आया? अगर ये 6 चीज़ें उसमें है और पूरे इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए 6 चीज़ें उसके अंदर अच्छे से हैं, तो समझ लीजिए वो एक कर्मयोगी है। और संतुलित रूप में होना चाहिए, उसके पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है उन सब, तो उसको बोला जाएगा असली में कर्मयोगी। वही असली मायने में एक कर्मयोगी व्यक्ति है, और बहुत ही विरले मिलते हैं ऐसे लोग। कोई लोग तो लालच में गिर जाते हैं या किसी तरीके से। अगर इसमें किसी ऑफिसर को ना रखा जाए, अगर किसी जर्नलिस्ट को इस पैमाने पर रखना हो, तो रवीश कुमार का नाम आता है इसमें। क्योंकि इंटरनेट पे जब सर्च किया था मैंने खुद, तो एक ही नाम आता है इंडिया में, भारत में इस टाइप के व्यक्ति जो है रवीश कुमार का नाम आता है इसमें। और कुछ के भी नाम आते हैं, लेकिन उसमें बताते वक्त उसने किया कि इसमें थोड़ा लाग लपेट हो सकता है, लेकिन जो रवीश कुमार का नाम था, नीट एंड क्लीन रूप से उन्होंने कहा कि इसमें आप रख सकते हैं इस व्यक्ति को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता इस PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।